हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 6 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ द वैदिक सिविलाइजेशन। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, सो अभी हम लोग अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक देख लिया है विच वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 द वैदिक सिविलाइजेशन। अगर आपने मेरे पिछले 3 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं सो आप वो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, यू कैन सी ऑन माई चैनल। ओके, सो चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं द वैदिक सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। वेद तो आपने सुने होंगे, हिंदू धर्म में वेद 4 तरीके के वेद होते हैं, है ना। ये हमारा हिस्ट्री है वेद, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है हमारे लिए। ओके, सिविलाइजेशन यानी कि आपको बताया था एक सोसाइटी होती है, एक टाइप के टाइप के नहीं, मतलब लोगों की सोसाइटी होती है जनरेशन के हिसाब से। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या हड़प्पा के लोगों का जो सोसाइटी था उसके बारे में पढ़ा था। देन वो ख़त्म हुआ तो वेद का मतलब उसके बाद तो नहीं है, मतलब ये दूसरा ही कोई सोसाइटी है। ओके, सो ये भी एक वैदिक सोसाइटी है। अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाहता हूँ। वेदों की सोसाइटी मतलब वैदिक पीरियड के टाइम पे रहने वाले लोगों की सोसाइटी। ओके, अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, वैदिक पीरियड के टाइम पे रहने वाले लोगों की सोसाइटी विच इज़ वैदिक सिविलाइजेशन। तो चलिए अभी इसमें है कुछ 5 टॉपिक्स जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट वन इज़ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथों के बारे में, मतलब वेदों के बारे में। सेकेंड वन इज़ फैमिली सिस्टम डे टू डे लाइफ, फैमिली सिस्टम डे टू डे लाइफ, यानी वो वैदिक पीरियड में फैमिली किस तरह की हुआ करती थी और लोगों की आम जिंदगी कैसे हुआ करती थी। दैट्स इट, इट्स अबाउट दैट। 4.3 एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों का पालन पोषण, लेन देन। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ का तो आपको मतलब मालूम ही है कि बिजनेस, सोशल लाइफ, सोसाइटी में किस तरह के नियम हुआ करते थे। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट दैट। 4.4 विच इज़ रिलीजियस आइडियाज़। ओके, मतलब वो टाइम पे लोगों का क्या रिलीजन के बारे में क्या आइडियाज़ थे वगैरह वगैरह। 4.5 विच इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि लोग राजा लोग या फिर किस तरह गाँवों को संभाला जाता था, पॉलिटिक्स। ओके, समझ में आया। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ the Vedic literature. The civilization that is based on Vedic literature is known as Vedic civilization. जो सोसाइटी बेस्ड है वैदिक लिटरेचर, वेद पीरियड, वैदिक लिटरेचर यानी कि वो हिस्ट्री में लिखा हुआ। ओके, वैदिक द सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। वेदों के बारे में, वैदिक लिटरेचर, वेदों के बारे में लिखा हुआ, वो उस समय में वेद लिखे गए थे और उसको किस तरह यूज़ किया जाता था, उसे वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया है ना। द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर यानी कि हमारा ग्रंथ होते हैं ना हमारे, दैट्स इट। ओके, द वेदास और आर कंसिडर्ड, जो वेद हैं वो उन्हें कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, हमारे सबसे पुराने लिटरेचर में, सबसे पुराने ग्रंथों को माना जाता है वेद। ओके, वेदों को सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। द वेदास आर कंपोज्ड बाय मैनी सेजेस और ऋषिज। जो वेद हैं वो लिखे गए हैं, कंपोज किए गए हैं बहुत सारे संतों और ऋषि मुनियों के द्वारा। ओके, सम वैदिक हिम्स वर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ वेदास वुमेन से भी कंपोज किए गए थे, यानी बोले गए थे, लिखे गए थे। ओके, वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत, और ये जो वेद लिखे गए थे ना वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स। द ऋग्वेदा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। वेद को बहुत ही रिच और डाइवर्स माना जाता है, वेदों को बहुत ही महान, रिच माना जाता है, और ऋग्वेदा इसका फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट
वेद है। यहाँ पर वेद जो है, वेद वो 4 तरीके के वेद हैं। ओके, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा। ओके, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत जानकारियाँ लिखी होती हैं और यही हमारे लिटरेचर है। ओके, लिटरेचर का मैंने आपको समझा दिया। एक और बार बता दूं, यही ग्रंथ जैसे लिखे हुए हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो सब। और इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल जो होती हैं, हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में जो काम आती है, वो सब चीज़ें होती है, लिखी हुई होती हैं। द वैदिक टेक्स्ट आर नोन एज संहिता। जो संहिता यानी जो उनका जो टेक्स्ट लिखा रहता है, मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे पैराग्राफ वाइज बोलते हैं ना, तो उसे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जैसे यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, टॉपिक्स है, यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं, सो वहाँ पर संहिता बोलते हैं। ओके, उसमें संहिता 1, संहिता 2 ऐसे। ओके, समझ में आया? ऐसे इस तरह के से हुआ करता है। विद मीन्स टू नो। द टर्म वेदा डिराइव्स फ्रॉम विद। विद जो है वर्ड, जो वेदा जो वर्ड है वो विद वर्ड से निकला है। ओके, इसका मतलब होता है कि कुछ जानना, हमें जानना है हमें कुछ। इट मीन्स नॉलेज। उसका ये वेदा का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। द वेदास हैव बीन प्रिजर्व्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन। और जो वेद हैं वो बहुत समय से संभाले गए हैं, मतलब हज़ारों सालों पहले से संभाले गए हैं। और ओरल ट्रेडिशन में मतलब मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। उसमें क्या होता है, मुंह से ही जो चीज़ें होती है वो याद हो ही जाती है। मतलब कोई कहानियाँ होती हैं जो आपको आपके दादाजी या आपके पिताजी ने आपको बोली होगी, तो वो आपने अपने बच्चों को बताई होगी, फिर आपके बच्चों ने अपने बच्चों को बताई होगी। मतलब इस तरह जनरेशन टू जनरेशन किसी चीज़ को बताए जाने पर याद रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं ओरल सोर्सेस। ओरल ही बताया गया है, ओरल ट्रेडिशन। ओके, तो वेदास को श्रुति भी बोला जाता है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स कंप्लीटेड। नाउ थर्ड पैराग्राफ, ऋग्वेदा संहिता। ओके, ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज ऋचा। हर एक वर्स को, जो वेद के हर एक पैरा है, इसे हम लोग बोलते हैं ऋचा। सो द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ ऋचाज इज कॉल्ड ऋग्वेदा। और जो ऋग्वेदा जो वर्ड है वो कैसे बना कि बहुत सारे ऋचाओं को लिखा जाता है एक साथ, तो उसे बोलते हैं ऋग्वेदा। ओके, इस वजह से इसको ऋग्वेदा बोला जाता है। ऋचा मीन्स अ वर्ड्स कंपोज्ड टू प्रेज द डाइटी। ऋचा का मतलब होता है कि कोई डाइटी यानी कि कोई जिम्मेदारी निभाना। ओके, ऋचा का मतलब होता है कि हमें एक कोई दायित्व, डाइटी मतलब दायित्व, हिंदी में दायित्व बोलते हैं, उसको आसान भाषा में जिम्मेदारी भी बोल सकते हो। When a number of riches are put together to praise a particular deity, the poetic composition is called a sukta. और अगर बहुत सारे रिचाज को एक साथ लिखा है, तो अगर एक जिम्मेदारी को, दायित्व को करने के लिए बहुत सारे रिचाज को एक साथ लिखा जाता है, तो उस उस पैरा को हम लोग बोलेंगे सुक्ता। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ मैनी सुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डाइटीज़। और ये ऋग्वेदा में बहुत सारे सुक्तास होते हैं, मतलब रिचाज, बहुत सारे रिचाज को मिलाकर एक सुक्ता, और बहुत सारे सुक्तास को मिलाकर फिर पूरा ऋग्वेदा। ओके, और ये ऋग्वेदा लिखा गया था बहुत सारे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। ओके, समझ में आया? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा संहिता। द यजुर्वेदा कंटेन्स मंत्रास अटर्ड ड्यूरिंग अ यज्ञ। ओके, यजुर्वेदा में क्या होता है, जो मंत्र होते हैं, उसमें मंत्र होते हैं जो यज्ञ, आपने देखा होगा, यज्ञ को आसान भाषा में अगर बोला जाए तो हवन बोला जाता है, मंदिर में होता है। ओके, सो उसे यज्ञ बोला जाता है। अगर आप थोड़ी हाई लैंग्वेज में बोलोगे तो उसमें जो मंत्र बोलते हैं पंडित जी, उसे वो यजुर्वेदा में होते हैं मंत्र। ओके, यजुर्वेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चांटेड ड्यूरिंग यज्ञ राइट्स।
और यजुर्वेदा जो है हमें बताता है, हमें गाइडेंस देता है, हमें ये बताता है कि हमें किस तरह अलग अलग मंत्रों को जपना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। अलग अलग मंत्रों को किस तरह हमें जाप करना चाहिए यज्ञ करते समय। वो पंडित जो लोग अलग अलग मंत्र बोलते हैं तो वो यजुर्वेदा में से उन्हें ये गाइडेंस मिलती है, उन्हें ये पता चलता है। दिस टेक्स्ट इंक्लूड्स द वर्सेस और पोएटिक इनकेंटेशंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन प्रोज। और ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है ना, इसका एक बड़े पैराग्राफ में होता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है ईजी भाषा में। नेक्स्ट वन इज समवेदा संहिता। द समवेदा प्रोवाइड्स guidance on singing Vedic verses to set a rhythm and tune at the time of yagna rites. Well, समवेदा जो है वो हमें बताता है कि हमें किस तरह, आपने देखा होगा, चलिए मैं आपको एग्जांपल की तरह सीधा बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कभी यज्ञ होता है तो पंडित जी का एक जो वो मंत्र बोलते हैं उनका एक अलग ही ट्यून होता है, ओके, और वो एक ही ट्यून में सारे मंत्रों को बोल देते हैं। मतलब ये इसका भी एक कुछ रीज़न होता है जो हमें समवेदा संहिता से मिलता है, ओके। एक पर्टिकुलर उनका एक अपना ही एक रिदम होता है, ट्यून होता है, सारे मंत्रों को वो एक ही ट्यून में बोलते हैं। आपने देखा ही होगा, फिल्मों में भी दिखाया जाता है और आपने खुद देखा भी होगा सामने से मंदिर में। सो उससे वो जो पंडित जी होते हैं वो उसमें समवेदा संहिता से उनको ये गाइडेंस मिलती है कि हमें किस तरह मंत्रों को बोलना चाहिए। द समवेदा हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन अ मेजर वे इन लाइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िक। और समवेदा जो है उसने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, बहुत ही बड़ा हेल्प किया है इंडियन म्यूज़िक में। और इसी की ये जो मंत्रों का जाप करने का अलग ट्यून है, उसी से इंडियन म्यूज़िक की शुरुआत हुई, ओके, स्टार्टिंग हुई। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट इज़ अथर्ववेदा संहिता। द अथर्ववेदा इज़ नेम्ड आफ्टर अथर्व ऋषि। और ये जो अथर्ववेदा जो नाम है वो अथर्व ऋषि के नाम से रखा गया था। दिस वेदा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास। ये जो वेद है वो दूसरे बाकी तीनों वेदाओं से अलग है। इट इज़ मोर कंसर्न्ड विथ मैनी थिंग्स इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के रोज़ाना ज़िंदगी में, ओके, डेली लाइफ में। इट इंक्लूड्स सॉल्यूशंस टू एडवर्साइट्स एंड डिजीज़। और ये हमें सॉल्यूशंस देता है, हमें आंसर्स देता है कि हमें कौन सी अलग अलग बीमारियों से दूर रहना चाहिए और हमें उसके अगर बीमारियां हैं तो उन्हें किस तरह हमें भगाना है, वो सॉल्यूशंस देता है, आंसर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स। वो हमें मेडिकल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, ओके, दवाइयों के बारे में। द अथर्ववेदा प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम। और जो अथर्ववेदा है वो गाइडेंस देता है, एक राह दिखाता है, एक बताता है कि किस तरह एक राजा को अपना राज्य चलाना चाहिए, ओके, किस तरह एक राजा को अपने राज्य को संभालना है और किस तरह एकदम प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है यानी चलाना है। द नेक्स्ट वन इज़ द ब्राह्मणा टेक्स्ट्स, अरण्यकास एंड उपनिषद्स वर रिटन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहितास। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर। इसके साथ ही साथ ब्राह्मणा टेक्स्ट, अरण्यकास और उपनिषद नाम के भी 3 लिटरेचर्स हैं, मतलब लिखे हुए कुछ ग्रंथ हैं जो संहितास यानी जो हम लोगों ने अभी भी पढ़े 4 वेद, संहिता बोलेंगे ना इन्हें हम, ये इनके बाद लिखे गए, ओके। ब्राह्मणा टेक्स्ट, अरण्यकास और उपनिषद जिनको वैदिक लिटरेचर में गिना जाता है। ब्राह्मणा टेक्स्ट दे वर कंपोज्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यज्ञ रिचुअल्स। ब्राह्मणा टेक्स्ट जो है वो गाइडेंस देता है, वो इसीलिए बनाए गए थे कि किस तरह हमें वैदिक यानी कि जो वेदों के जो मंत्र हैं हमें यज्ञ करते टाइम पे बोलने हैं, ओके। पंडितों के बारे में ये होता है, ये वो इन्हें अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ओके। ब्राह्मणा टेक्स्ट को इस वजह से लिखा गया था या कंपोज किया गया था। ईच वेदा हैज़ इंडिपेंडेंट टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणास। और हर एक वेद को अपना खुद का एक टेक्स्ट है
जिससे कहा जाता है ब्रह्मनाज। ओके, समझ में आया कि किस तरह क्यों ब्रह्मना टेक्स्ट को लिखा गया था, कंपोज किया गया था, क्योंकि वैदिक मंत्रों को किस तरह यज्ञ करते टाइम पे उनका उपचार यानी उनका हम लोगों को यूज़ करना है, मंत्रों को किस तरह बोलना है वो बताता है। नाउ नेक्स्ट इज अरण्यकाज। अरण्यकाज कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस और थॉट्स एक्सप्रेस्ड आफ्टर मेडिटेटिंग विद डीप कंसंट्रेशन इन फॉरेस्ट्स और वाइल्डरनेस। अरण्यकाज हमको हेल्प करता है और हमें बताता है कि हमें किस तरह हमें डीप मेडिटेशन करनी चाहिए फॉरेस्ट्स या वाइल्डरनेस में, यानी जंगलों में एकदम। आपने देखा होगा कि कुछ ऋषि या कुछ संत आपने फिल्मों में या कहानियों में सुना होगा कि बहुत ही घने जंगलों में वो मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसा सुना होगा। तो ये अरण्यकाज भी हमको मिलता है। इसका जो मतलब है, इसका जो गाइडेंस है वो क्या है, वो हमको डीपली अरण्यकाज में मिलता है। आपको बस इतना याद रखना है कि अरण्यकाज हमको बताता है कि किस तरह डीप मेडिटेशन में जाना चाहिए गहरे जंगलों में और वाइल्डरनेस में। ओके, द अरण्यकाज आर कंसर्न्ड विथ एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ राइट्स, और ये इन्हें भी यज्ञों में काम आता है, ये भी यज्ञ में काम आते हैं। अंडरस्टूड? बस इतना ही आपको याद रखना है। उपनिषद्स, द टर्म उपनिषद इंडिकेट्स नॉलेज अक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ टीचर। जो उपनिषद है उसका वो सीधा सीधा बताता है कि हमें अपने गुरु से नॉलेज लेना चाहिए उनके पैरों पर बैठकर, मतलब पैरों के आगे बैठकर, मतलब उनका जो नॉलेज है वो हम में आएगा। Human beings have always wondered about events like life and death. It is not easy to find answers to them. इंसानों ने बहुत कोशिश की है जवाब पाने के लिए किस में से, लाइफ और डेथ में, जीवन और मृत्यु में, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, इतना भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है इनका जवाब ढूंढना। द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज़। और जो उपनिषद है ना, उपनिषद में हमको इनके बारे में ही पता चलता है कि लाइफ और डेथ, इनके बारे में ये और भी डीप में ये हमको नॉलेज मिलता है। द 4 वेदास, ब्रह्मनास, अरण्यकास एंड द उपनिषद्स वर कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स अगो भी आना चाहिए था यहाँ पर। जो ये 4 वेद हैं, ब्रह्मनास है, अरण्यकास है और जो उपनिषद है, ये सब बनाए गए थे करीब 1500 साल यानी 1500 ईयर्स पहले, 1500 ईयर्स पहले। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मैनी चेंजेस। और इतने बड़े समय में वैदिक सिविलाइजेशन बहुत चेंज हो गया, यानी वेदों की जो सोसाइटी थी वो बहुत चेंज हो गई है, डेवलप हो गई है। द वैदिक लिटरेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड। और जो वैदिक लिटरेचर है, जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोगों की लाइफ और जो डे टू डे रोज़ाना लाइफ और उनके जीवन में चेंजेस कैसे आते थे वैदिक पीरियड में, हमको ये इससे पता चलता है, वैदिक लिटरेचर से। ओके, वैदिक ग्रंथों से। समझा? चलिए अब हम लोग 4.2 देखते हैं। 4.1 कंप्लीट हो गया। चलिए, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ। फैमिली सिस्टम कैसे हुआ करता था और रोज़ाना ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी। जॉइंट सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन द वैदिक पीरियड। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एकदम बहुत बड़ा खानदान एक साथ रहा करता था। द गृहपति वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। और जो घर में एक आदमी हुआ करता था, जो पूरा एक ही आदमी हुआ करता था, जो पूरे बड़े फैमिली का, बड़े खानदान का रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, वही सब काम करता था घर के लिए। ओके, हिज फैमिली इंक्लूडेड हिज ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज़। इसकी फैमिली में इंक्लूड आते हैं उसके बूढ़े माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के भी फैमिलीज़, उसके बच्चे जो होंगे उसके भी परिवार और उसके छोटे भाई होंगे या छोटे भाई या छोटी बहन, छोटे भाई ही होंगे, हाँ छोटे भाई होंगे, तो उसका भी परिवार का उसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। दिस फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal
In the initial period, there are references to women scholars such as Lopamudra, Gargi and Maitri in Vedic literature. और शुरुआती में जो वैदिक पीरियड के शुरुआती में पता चलता है कि जो औरतें थी वो भी बहुत स्कॉलर हुआ करती थी। कुछ 3 लेडीज़ का नाम है लोपामुद्रा, गार्गी और मैत्री। ये 3 लेडीज़ बहुत ज़्यादा स्कॉलर हुआ करती थी, वैदिक लिटरेचर के वैदिक पीरियड के टाइम की हुआ करती थी। However, slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society became secondary. लेकिन हालांकि धीरे धीरे जो वुमेन का जो औरतों का जो प्लेस था सोसाइटी में वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगा और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ओके, द हाउसेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वर earthen or wattle and daub constructions. Wattle means woven lattice of wooden strips which is daubed with clay mixed with cow dung. A house was called griha और शाला। जो घर हुआ करते थे वैदिक पीरियड के टाइम पे वो मिट्टी के हुआ करते थे और वॉटल या फिर वॉटल और डॉब के हुआ करते थे। वॉटल और डॉब मतलब, वॉटल का मतलब होता था कि जो वुडन की लकड़ी की स्ट्रिप्स हुआ करती थी ना, मतलब स्ट्रिप्स में आपको मालूम होगा स्ट्रिप्स किस तरह दिखती हैं एकदम। ओके, पतली सी हुआ करती थी वुडन स्ट्रिप्स की, और जो कि वुडन स्ट्रिप्स को गाय के गोबर से मिक्स करके बनाया जाता था, जिसे फिर और वो टाइम पे घर को ग्रह या फिर शाला कहा जाता था। द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्टेड ऑफ सीरियल्स, व्हीट, बार्ले एंड राइस। और वो टाइम के लोग क्या खाना पसंद करते थे? गेहूँ, बार्ली और चावल। From this they made different preparations, words like yava, godhum, व्रीही etc. और इन 3 चीज़ों से वो अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे। Can be found in वैदिक लिटरेचर। ये चीज़ें भी वैदिक लिटरेचर में पाई गई थी। यवा मीन्स बार्ले, यवा का मतलब होता है बार्ले। गोधूम मीन्स वीट, गोधूम का मतलब जो बोला अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, वो वीट। और व्रीही यानी चावल। द वैदिक पीपल रियलाइज्ड मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम, उड़द, लेंटिल, मसूर, ससमे एंड मीट वर ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर डाइट। वैदिक पीपल जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो ज़्यादा करके क्या खाते थे? और एक्स्ट्राज में दूध पिया करते थे, दही खाते थे, घी खाते थे, बटर, मक्खन खाते थे, और हनी, शहद, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द दाल, आपने देखा होगा काली माँ की दाल जिसे बोला जाता है। लेंटिल जैसे मसूर दाल बोला जाता है हिंदी में। मसूर आपने देखी होगी, ऑरेंज कलर की दाल होती है पूरी। सेसमे यानी कि तिल। ओके, वाइट कलर के जो बीज जैसे होते हैं सेसमे, तिल उसको बोलते हैं। मीट यानी कि जो मांस, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, कुछ भी, ये भी उनके उनके डाइट का पार्ट होता था, वो भी ये खाते थे। ओके, ये देख रहे हो, घर देख रहे हो, ये है वुडन स्ट्रिप्स जिन्हें गाय के गोबर से मिलाकर उन्हें एकदम मिक्स कर दिया है और वो इस तरह दिख रही है। ओके, और ये जो है वो लकड़ी से। ओके, समझ में आया? पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज्ड कॉटन एंड वुलन गारमेंट्स। और जो लोग थे वैदिक पीरियड के लोग थे वो कॉटन और वुलन, जो अब मोटे मोटे से कपड़े होते हैं ना जो ठंडियों में हम पहनते हैं, कॉटन के कपड़े और वुलन के कपड़े ही वो पहनते थे। दे ऑल्सो यूज्ड वल्कल्स और क्लोथ्स मेड फ्रॉम बार्क्स ऑफ ट्रीज़। और वो जो पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, उससे भी कपड़े बनाया करते थे। सिमिलरली एनिमल स्किन्स वर ऑल्सो यूज्ड एज क्लोथिंग। और साथ ही साथ में जो जानवरों के जो स्किन हुआ करते थे उनसे भी कभी कभी कपड़े बनाए जाते थे। Men and women used ornaments of gold, silver, gold, flower garlands, strings made of heads, etc. A kind of pendant called nishka seems to have been popular. It was also used as currency. और जो men और women दोनों ही गहने पहना करते थे वो टाइम पे, जो गहने बना करते थे सोने से, फूलों से और बीड्स यानी कि मोतियों से भी बनाया करते थे और वो पहनते थे। अ काइंड ऑफ पेंडेंट यानी एक लॉकेट जैसा होता था, पेंडेंट। ओके, वो उसे जिसे निष्का बोला जाता था,
जो बहुत पॉपुलर हो गया था वो टाइम पे, उसे करेंसी की तरह भी यूज़ किया जाता, मतलब पैसों की तरह भी यूज़ किया जाता था। सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरियट रेस एंड हॉन्टिंग वर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। गाना गाना और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, डांस करना, बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस खेलना, लूडो खेलना, और रथ जो होते थे ना उनकी रेस हुआ करती थी, और हंटिंग यानी शिकार करना, ये सब उनकी एंटरटेनमेंट हुआ करता था। वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे, यही करते थे। ओके, वो टाइम पे तो टीवी मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो यही लोग इसी से एंटरटेनमेंट अपना करते थे। ओके, मनोरंजन करते थे। देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर वीणा, शततंतु, cymbals and the conch. Percussion instruments like डमरू and मृदंगा were also used. और उनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे वो थे वीणा यानी सितार, शततंतु यानी कि जो मंजीरा होता है, ये देखिए ये ढोलक है, ये शंख है, वीणा है यानी सितार है, डमरू है, शततंतु इसे बोला जाता है। ओके, शततंतु यानी कि मंजीरा। ओके, ये थे वो टाइम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो अभी 4.1 और 4.2 हो चुका है गाइज। ये देखिए 4.1 और 4.2 जो है हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये और ये कंप्लीट कर दिया है। नाउ आई थिंक दैट ये जो 3 टॉपिक है ना, मतलब है ये और ये और ये है ना, ये हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, सो आज मैंने 4.1 4.2 कंप्लीट कर दिया है। सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, क्योंकि समझाने में भी टाइम लगता है गाइज। आपको भी बड़ा वीडियो थोड़ा हो जाएगा तो आपको भी टाइम जाएगा। सो इसीलिए आई एम थिंकिंग कि जो बाकी का चैप्टर है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, जिसमें 4.2 4.3 4.4 एंड 4.5 आ जाएगा। ओके, देखिए इतना चैप्टर है। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी चैनल। आप सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़ जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करवाइए। ओके, एंड अब मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।